कॉन्सेप्ट है हमारा कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। ये लिखा था अपन ने। ठीक है, उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द है इसे सबसे पहले किसने यूज किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। किस वर्ष? 1802 में। ठीक है, उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या था कि जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्द बायोस अर्थात लाइफ और लोगोस अर्थात स्टडी से मिलकर बना है। इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम कि जीवन का अध्ययन ही कहलाता है क्या? बायोलॉजी। ठीक है, फिर अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है। और कौन कौन सी शाखाएं हो गई है? एक हो गया क्या? वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, और दूसरा हो गया जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी। ठीक है, ये सब पढ़ चुके थे अपन कल। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बास्किन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? चरना। ये भी पढ़ा था कॉन्सेप्ट। फिर ये दो महान व्यक्ति हैं, एक है कौन? थियोफ्रेस्टस और एक है अरिस्टो। थियोफ्रेस्टस कौन है? थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया था। ठीक है, और 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इस कारण से थियोफ्रेस्टस क्या कहलाए? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, इसी प्रकार अरिस्टो ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास में लगभग 500 जंतुओं की रचना की, या कहना चाहिए 500 जंतुओं का अध्ययन किया और उसका वर्णन अपनी किताब में किया। ठीक है, इसी कारण से अरिस्टो क्या कहलाए? फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, या जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है, अब जीवधारियों के विभिन्न गुण भी अपन ने पढ़े थे कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो विभिन्न जीवधारियों को निर्जीवों से अलग करता है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, 2 मिनट में इसको भी अपन रिवाइज कर ले रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट था हमारा क्या? कोशिकीय संगठन। और ये कोशिकीय संगठन क्या है कि कोई भी जीव है जो वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के एकजुट होने से बनता है। जैसे अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो, एक कोशिका है। ठीक है, या हम ये बोल सकते एक कोशिका का एक कोशिकांग है, ऑर्गेनेली है। ठीक है, उसके संयुक्त होने से बनी क्या? कोशिका। कोशिकाओं के संयुक्त होने से बना ऊतक या टिश्यूज। टिश्यूज जब बहुत सारे संयुक्त हुए तो बना क्या? ऑर्गन, या हमारे शरीर की कोई ना कोई ग्रंथि। ऐसे ही ग्रंथि जब साथ में संयुक्त होती हैं तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, जैसे सेल ऑर्गेनेली है, अपन एग्जाम्पल ले लें गोल्जी बॉडीज। ठीक है, या फिर न्यूक्लियस। जब ये तमाम सारी चीजें संयुक्त हुई तो क्या बनी? सेल। ऐसी बहुत सारी सेल संयुक्त हुई तो क्या बना? टिश्यू। ऐसे बहुत सारे टिश्यू संयुक्त हुए तो क्या बना? ऑर्गन। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन संयुक्त हुए तो क्या बना? एक ऑर्गन सिस्टम। और जब ऐसे ऑर्गन सिस्टम साथ साथ में आने लगे तो क्या बना? ऑर्गेनिज्म। यानी पूरी की पूरी क्रिया किस पर आधारित है? सेल्स के संयुक्त होने पर ही आधारित है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए जो सबसे पहला सिद्धांत लागू होता है सजीवों में, वो कौन सा सिद्धांत है? कोशिकीय संगठन का सिद्धांत। ठीक है, अर्थात कोशिकाएं साथ साथ में आती हैं और उनका एक संगठन बनता है, और इस संगठन के संयुक्त होने से ही धीरे 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 एक जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार मकान ईंटों से बना होता है उसी प्रकार प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाएं शरीर की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाइयां होती हैं, क्योंकि ये जितना भी कहना चाहिए कि प्रचलन है कोशिका के अंदर, ये सब एंजाइम्स के माध्यम से होता है। अभी हम आगे देखेंगे विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में
कि हमारे पेरेंट्स के लक्षण हमारे शरीर में कैसे आ जाते हैं, डीएनए के माध्यम से। और डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स का हिस्सा होता है क्या, डीएनए। और डीएनए में ही वो कोडिंग होती है, या हम बोल सकते लक्षणों की कोडिंग होती है हमारे पेरेंट्स की, और वही लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। सब खेल होता है किसका, कोशिकीय संगठन का। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज अपन ने जो देखी थी वो थी क्या, जीव द्रव्य। अभी जीव द्रव्य क्या है, तो प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होता है, देखा था अपन ने कल। कोशिका के अंदर जो लिक्विड होती है उसी की क्या बोलते हैं, जैव द्रव्य, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। यह सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला वास्तविक पदार्थ होता है। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं ना किसी जीव के बारे में, तो जीव का मतलब है कि वो सेल्स का ही बना होगा। अब चाहे वो सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेल्यूलर हो, लेकिन बना तो किसी न किसी प्रकार की सेल का ही है। तो अगर वो किसी सेल का बना है तो उसके अंदर वो लिक्विड उपस्थित होगी कि नहीं होगी, जिसको क्या कहा जा रहा है, जीव द्रव्य। ठीक है। यह सभी जीवों की भौतिक आधारशिला है। ठीक है, भौतिक आधारशिला है क्योंकि सारे जीव काय के बने हुए हैं, सेल्स के। क्योंकि सारे जीव सेल्स के बने हुए हैं, और सेल के अंदर क्या है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, और उसी में सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज तैरती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्स है इसलिए जीव द्रव्य तो सारे जीवों की आधारशिला है ही। ठीक है, इसे जैविक क्रियाओं का केंद्र कहते हैं, क्योंकि एक सेल के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ये सब कहां पर हो रही हैं, उसी जीव द्रव्य में। ठीक है, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो इस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, तो यहां पर ध्यान से देखना, ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के बाहर जितनी भी लिक्विड है, इस लिक्विड को संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर की लिक्विड क्या कहलाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। ये फर्क है प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म संयुक्त रूप से दो लिक्विड को कहा जाता है, एक होती है क्या, न्यूक्लियस के अंदर की लिक्विड जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक होती है न्यूक्लियस के बाहर की लिक्विड जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को संयुक्त किया तो क्या कहलाता है, वो प्रोटोप्लाज्म। लगभग सभी सेल्स की संरचना इसी प्रकार की होती है। ठीक है, इस कारण से ये जो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म है, इसको सभी जीवों की भौतिक आधारशिला कहा जाता है। क्योंकि चाहे जीव एक सेल का हो या बहुत सारी सेल का हो, वो बना इसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता हो गई किसकी, सजीवों की। कोई विशेषता की नहीं हुई। ठीक है, यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन व जलयुक्त पदार्थ है। तरल है, गाढ़ा है, रंगहीन है और जलयुक्त पदार्थ है। इसकी रचना कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और विभिन्न अकार्बनिक लवणों के द्वारा हुई है। क्या क्या उपस्थित है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है और विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक लवण भी इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, ये बेस बना रहा है आपके सेल के स्ट्रक्चर को समझने का। ठीक है, क्या क्या है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक लवण। जूलियस हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है। अब ये तो समझने लगे होंगे, क्योंकि चाहे सेल सिंगल सेल्यूलर हो या फिर मल्टी सेल्यूलर हो, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म तो उपस्थित होगा ही होगा। इसलिए प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा क्या, जीवन का भौतिक आधार। क्लियर है। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बीच में अंतर समझ गए। अब कोई अगर तुमसे पूछे साइटोप्लाज्म क्या होता है तो क्या बताओगी सीता,
न्यूक्लियस के बाहर की जो लिक्विड है एक गाढ़ा तरल व रंगहीन पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एवं वसा और विभिन्न अकार्बनिक लवणों का बना होता है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर उपस्थित है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ऐसा ही तत्व न्यूक्लियस के अंदर भी उपस्थित होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर और बाहर मतलब साइटोप्लाज्म और अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को संयुक्त कर दें तो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। आ रही बात समझ में? कोई भी सेल हो, चाहे वो सिंगल सेल हो, ठीक है, या फिर मल्टी सेल। अब सेल भी कई प्रकार, दो प्रकार की बेसिक रूप से हमको पढ़ना है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये सब हम धीरे धीरे करेंगे। सेल चाहे किसी भी प्रकार की हो लेकिन उसकी आधारभूत संरचना में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? तो आपके जीवन का भौतिक आधार क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। आगे चलें। इसके बाद तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था आकृति एवं आकार। ठीक है, सेल्स किस प्रकार से संयोजित हुई हैं, ठीक है, उसके आधार पर किसी भी जीव की आकृति और आकार में फर्क होता है। ठीक है, हमारा शरीर भीमकाय है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर सेल का कंटेंट ज्यादा होगा। मंगल दुबला पतला है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेल का कंटेंट जो है, तुम ऐसे ऐसे कर, तुमने मंगल नहीं देखा कभी, ठीक है। अब इसके अंदर सेल का कंटेंट जो है ऑब्वियसली कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आकृति एवं आकार निर्धारित होता है किससे? सेल से। ठीक है, सभी जीवों की अलग अलग विशिष्ट आकृति एवं आकार होते हैं, उन्हीं के आधार पर इनकी पहचान होती है। ठीक है, अर्थात विविधता जीवधारियों का शाश्वत गुण है। आ रही है बात समझ में? कल भी हमने ये चीज बताई थी आपको कि अगर बिल्कुल लाइक ट्विंस हैं, मतलब फर्क भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसे जुड़वा व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिंगरप्रिंट से आप फर्क कर सकते हो। फिंगरप्रिंट्स कभी भी दो जुड़वा व्यक्तियों के भी समान नहीं होते। और ये भी कैसे बना है? सेल्स के संयोजन से ही बना है। तो सेल्स का संयोजन ही किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट आकार एवं आकृति प्रदान करता है। समझ रहे हो बात के लिए? सेल्स का जो संयोजन होता है यही किसी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की आकार एवं आकृति प्रदान करता है। ठीक है, अब जैसे भाई साहब डेली दौड़ लगाने जाते हैं, ठीक है, तो एकदम फिट बने हुए हैं। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि सेल्स का काम ही है निरंतर बढ़ते रहना। सेल्स का काम ही है क्या? निरंतर बढ़ते रहना। और अगर आप कहना चाहिए कि शारीरिक श्रम नहीं करोगे, पसीना नहीं बहाओगे, ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा सेल्स किसी एक स्थान पर संकेंद्रित होती जाएंगी और आपका आकृति एवं आकार बिगड़ता जाएगा, जैसे हमारा बिगड़ रहा है। आ रही है बात समझ में? हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है और हर चीज खत्म भी यहीं पर होती है। समझ रहे हो बात के लिए? अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ा था अपन ने, क्या? उपापचय या मेटाबॉलिज्म। देखो, इस प्रकार का चेंज हमने इसलिए किया क्योंकि पिछले 8 साल से हम बायो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन लगभग बायो हमारी चलती थी 3.5 महीने, ठीक है, अगर लिखवाते थे तो। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति जो है 100% स्कोर करके नहीं आ रहा था। कहीं ना कुछ ऐसा जो है वो जरूर गलत करके आता था। अरे सर ये तो पढ़ाई नहीं है, हमने पता नहीं कहाँ से दे दिया। जबकि ऐसा नहीं, बच्चे ने बहुत मेहनत करी, ठीक है, हालांकि सिलेक्ट हो गए बच्चे, लेकिन एक जो मेहनत या प्रयास हुआ था ना 100% के लिए, वो नहीं हो पा रहा। कारण उसका ये था कि क्वेश्चन जो है उनका लेवल बढ़ रहा था और एक पुराने पैटर्न से पढ़ाते पढ़ाते दिक्कत ये हो रही थी कि वही 70% एक्यूरेसी हो रही थी। अब आप यही देखो, ये कॉन्सेप्ट जो है, जो अपन ने इतने कम समय में कर लिया, वो कॉन्सेप्ट में आपको पूरी क्लास लग जाती। ये फर्क हो जाता है और समझने वाला व्यक्ति तो कैच कर ही रहा है, ठीक है। इससे क्या है, जो हम ना हमारा समय बचेगा ना, उस समय हम आलतू फालतू आड़े टेढ़े जितने भी प्रश्न हैं
वो सबकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाहिए बेनिफिट मिल जाता है इन चीजों से। ठीक है, अब देखो उपापचय या मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म कल बताया था, कोई एक्सप्लेन कर सकता है अच्छे से? क्या होता मेटाबॉलिज्म? कल अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। सेल्स के टूटने या बनने की प्रोसेस, पक्का? और कोई? प्रतीक्षा, क्या होता मेटाबॉलिज्म? केमिकल एक्टिविटी होती है, और ये दो प्रकार से डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एक में चीजें बनती हैं और एक में चीजें टूटती हैं। समझ रहे हो बात के लिए? सजीवों की कोशिकाओं में होने वाले संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे कहना चाहिए एक सेल है, सेल के अंदर विभिन्न प्रकार की सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सब क्या है? पार्ट्स हैं सेल के कि नहीं? ये जो भी क्रियाएं कर रहे हैं सेल के अंदर, उसी को कहा जा रहा है एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म। जैसे तुम्हारी बॉडी संचालित होती है ना, अलग अलग ऑर्गन संचालित होते हैं। ऑर्गन्स तो बहुत बड़ी साइज के होते हैं, सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं ये छोटे 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 से साइज की होती हैं, और इनके काम करने से ही तुम्हारा इतना बड़ा शरीर चलता है। ठीक है, उसको कहा जाता है क्या? मेटाबॉलिज्म। अर्थात सेल के अंदर जितनी भी छोटी छोटी सी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनके कार्य करने की क्रिया ही कहलाती है क्या? मेटाबॉलिज्म। आई बात समझ में? प्रथम को अपचय या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ना हमारा उपापचय या मेटाबॉलिज्म, इसके दो पार्ट है। इसका जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है क्या? अपचय या कैटाबॉलिज्म, जो विनाशात्मक या डिस्ट्रक्टिव क्रिया है। अब काय का विनाश होता है इसमें? जैसे श्वसन एवं उत्सर्जन। कोशिका में भी श्वसन होता है और कोशिका में भी उत्सर्जन होता है। आप जब भी श्वास का इंटेक करते हो, श्वास अंदर खींचते हो, तो फेफड़ों में यही क्रिया तो होती है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है वो आपके द्वारा खींची गई श्वास में जो ऑक्सीजन है उससे कॉम्बिनेशन बनाता है और एक नया तत्व बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर पल्मोनरी वीन्स के माध्यम से ये ब्लड जाता है हार्ट में। हार्ट पंपिंग करता है और पंपिंग करने के माध्यम से आर्टरीज से ये ब्लड जो है विभिन्न बॉडी पार्ट्स पर पहुंचता है, और बॉडी पार्ट्स में अंदर उपस्थित होती हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज बिल्कुल आपके बाल से भी छोटी छोटी सी नालिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से ये रक्त पहुंचता है सेल्स तक, और सेल्स से दूसरी तरफ भी कनेक्टेड होती हैं कैपिलरीज। ठीक है, दूसरी तरफ वाली कैपिलरीज में अब सेल्स क्या करेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले लेगी और उसके सेल का जो वेस्ट पदार्थ होगा अर्थात कार्बन, कार्बन अटैच हो जाएगा किससे? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से ही क्या लिया? ऑक्सीजन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को दे दिया क्या? कार्बन। और फिर कंपाउंड कौन सा बन गया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड के माध्यम से कौन सा कंपाउंड पहुंचा था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेल ने क्या किया? उससे ऑक्सीजन ले ली और उसका जो वेस्ट मटेरियल था वो क्या था? कार्बन। कार्बन दे दिया किसे? हीमोग्लोबिन को। तो क्या बन गया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को वीन्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और वीन्स के माध्यम से हम बोलते ना, इसमें साफ रक्त शुद्ध रक्त रहता है, उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। शुद्ध और अशुद्ध कुछ नहीं होता। शुद्ध रक्त हम कह रहे हैं किस रक्त को? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाले। अशुद्ध रक्त कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाले। वीन्स के माध्यम से आया कहा? हार्ट पर।
और हार्ट से पल्म्यूनरी आर्टरी के माध्यम से पहुंचा लंग्स में, और लंग्स में जैसे ही तुमने एक्सहेल किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो चीज बाहर आ गई। फिर तुमने श्वास अंदर ली, तो तुमने जितनी भी श्वास अंदर ली है उसमें ऑक्सीजन किस में अटैच हो गई? हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन किस में अटैच हो गई? हीमोग्लोबिन में। और फिर से वही की वही क्रिया दोहराई जाने लगी। ठीक है, तो श्वसन एक प्रकार से डिस्ट्रक्टिव क्रिया है। ठीक है, दूसरी चीज है उत्सर्जन। उत्सर्जन भी क्या है? एक प्रकार से डिस्ट्रक्टिव क्रिया है। आप अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, तो जहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चीजें टूट रही हैं, ठीक है, उस पार्ट को कहा जाता है अपचय या कैटाबॉलिज्म। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? अपचय या कैटाबॉलिज्म। और ये आपके उपापचय या मेटाबॉलिज्म का पहला फेज होता है जिसमें चीजें टूटती हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है रचनात्मक क्रिया या कंस्ट्रक्टिव फेज। और कंस्ट्रक्टिव फेज में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव फेज को ही कहा जाता है एनाबॉलिज्म। जैसे पोषण। ठीक है, अब पोषण से क्या होता है? आपने खाना खाया, ठीक है, उस खाने में से अब पूरा का पूरा खाना तो शरीर को लगता नहीं है। आपने एक थाली भरकर भोजन किया, उसका कहना चाहिए 30 to 35% ही आपको पोषण के रूप में शरीर को मिलता है। और पोषण से क्या होता है? शरीर का विकास होता है कि नहीं? इसी प्रकार से आप कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, वो सब चीजें अल्टीमेटली जाकर कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज में। क्योंकि तुम्हारे द्वारा खाया गया बर्गर या पिज्जा सेल नहीं समझती, वो सिर्फ तुम्हारी जुबान समझ रही है। इसका टेस्ट ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है। ठीक है, आपके द्वारा खाए गई मैगी या चाउमीन सिर्फ आपकी जुबान समझती है। वो पोषण जैसे ही डाइजेस्ट होता है, हर चीज अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ग्लूकोज में। क्योंकि तुम्हारी भूख लगने का मतलब है तुम्हारे सेल्स को ग्लूकोज की आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें भूख लगती है। कभी लगी है भूख बहुत तेज से, तड़पड़ा के, बिल्कुल ऐसे कि किसी को खींच के मार दें, बस खाना मिल जाए। भूखा व्यक्ति जो है शेर के समान होता है, उसको फिर ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही 2-3 रोटी उसके शरीर में पहुंचेगी, वो बिल्कुल शांत, नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्यों? जैसे ही उसने खाना खाया, तुरंत डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम करना शुरू किया। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज पहुंच गया कहाँ? शरीर में। ये बार बार चाय पीने से क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा तुरंत बढ़ जाती है शरीर में, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी तो आपको लगता है कि यार थोड़ी सी एनर्जी आ गई, और उसमें नशा तो होता ही है चाय में। कौन सा? कैफीन। ठीक है, तो उससे एकदम से तुम्हारा जो नींद वींद सी आ रही थी वो एकदम से खुल जाएगी। तो कैफीन नशा हो गया और ग्लूकोज हो गया। तो इन दोनों चीजों के मिश्रण से क्या हुआ? आपके शरीर में जो है एकदम से ताकत आ गई और आपको फ्यूल मिल गया, आपकी गाड़ी चलने लगी। लेकिन एकदम से तुम्हारे शरीर में 2 क्रियाएं होने लगेंगी, एक तो अपचय और एक उपापचय, मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इसलिए सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशाला या मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री की उपमा भी प्रदान की जाती है। कोई भी जो सेल है, सेल अपने आप में ही एक उद्योगशाला है या मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल वो बाहर कर रही है और ग्लूकोज के रूप में पोषण भी प्राप्त कर रही है। इसलिए सेल अपने आप में क्या कहलाती है? लघु रासायनिक उद्योगशाला कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आए। अब अपन बात करते हैं श्वसन की। श्वसन भी सिर्फ गुण होता है किसका? जीवधारियों का। ठीक है, और श्वसन के माध्यम से ही क्या होता है? लास्ट मूवमेंट पर एनर्जी जनरेट होती है किस रूप में? एटीपी, अर्थात एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो जीवधारियों का मुख्य लक्षण क्या है भाई? श्वसन। इस क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
और श्वसन के दौरान ही वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। आपने जो भी खाना ग्रहण किया है, ठीक है, तो वो शरीर को किस रूप में प्राप्त होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के रूप में। अब इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है, और ऑक्सीजन कहां से जा रही है तुम्हारे शरीर में? श्वसन से। इसलिए श्वसन अल्टीमेटली क्या करेगा? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन करेगा, और उनके ऑक्सीडेशन से आपको एनर्जी मिलेगी। कभी ऐसा देखा हो आपने कि आपका शरीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ रहा हो, ठीक है, और तुमने उचक लिया या तुम दौड़ लगाया है कहीं पर, तो एकदम से शरीर कैसा हो जाता है? हल्का सा हो जाता है कि नहीं? कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आपके शरीर में पोषक तत्व तो बहुत थे, लेकिन वो पोषक तत्व ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। आपने जब दौड़ लगाई तो आपने बहुत तेजी से श्वास अंदर बाहर करी, तो ये मेटाबॉलिज्म वाली जो क्रिया है ना, मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत तेजी से हुई। जब आप दौड़ लगाते हो तो बहुत तेजी से या गहराई से श्वास लेते हो कि नहीं लेते? गहराई से श्वास लेने से क्या हो रहा है? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो जो अकड़न वकड़न थी ना शरीर में, वो एकदम से खत्म हो गई, क्योंकि हर पार्ट्स तक न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। अब बहुत ज़्यादा मोटे होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा स्वस्थ है। कारण क्या है? उसके शरीर में कुछ स्थानों पर ही वसा एक्यूमुलेट हो गया है, जबकि वो स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी का है, मतलब कहना चाहिए अपने हाइट के अनुसार उसका वजन ठीक है, तो वो एक्चुअल में स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जो बंटवारा है पोषक तत्वों का वो एकदम सही है। इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। समझ रहे हो बात के लिए? सब कुछ इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये चीज समझ गए, श्वसन के दौरान क्या होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा किस रूप में निकलती है भाई? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा निकलती है, जिससे संपूर्ण जैविक क्रियाएं चलती हैं। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है तो फ्यूल के रूप में आपको पेट्रोल डालना है, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है तो आपको उसे चार्ज करना है। समझ रहे हो बात के लिए? वैसे ही शरीर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पोषण। अब पोषण तो तुमने खाना तो खा लिया, लेकिन अगर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है तो आपको एनर्जी मिलेगी ही नहीं। इसलिए श्वसन का अंतिम परिणाम क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी किस रूप में निकलती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। क्लियर? कोई दिक्कत? अब प्रजनन। तो जीवधारियों का गुण ही होता है क्या? प्रजनन। प्रत्येक जीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से अपने ही सादृश्य जीव उत्पन्न करते हैं, और इस क्रिया के द्वारा ही वह अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। चाहे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में ये खूबी पाई जाती है काय की? प्रजनन की। और इसी के माध्यम से ये जीव अपनी संख्या को निरंतर बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोषण या न्यूट्रिशन, ठीक है। अब पोषण के लिए ही तो सारी क्रियाएं हो रही हैं। बताओ क्यों तैयारी कर रहे हो? जन सेवा के लिए है? अरे ये सब छोड़ो, ठीक है। अल्टीमेट चीज क्या है? ठीक है, चलो तुम जन सेवा भी कर रहे हो, उसका परिणाम क्या मिल रहा है तुमको? सैलरी। और सैलरी से क्या करोगे तुम? पोषण। अरे ये बस अपना करोगे, अपने परिवार का करोगे, ठीक है। तो पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रत्येक जीव अपने क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और हम इन पौधों पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए। समझ रहे हो बात के लिए? ठीक है। जबकि जंतु पौधों पर आश्रित रहते हैं,
निर्जीव वस्तुओं में इस प्रकार के भोजन बनाने का गुण नहीं होता। देखा कभी टेबल को खाना खाते हुए? तो गिराते नहीं हो खाना, कभी तो टेबल खा लेती। नेक्स्ट, इसके बाद है अनुकूलन या एडाप्टेशन। ये गुण सिर्फ कहना चाहिए जीवों में ही है, ठीक है। जैसे आप लोगों में से कितने लोग बाहर से हो, सागर में आके एडजस्ट किया कि नहीं किया, बताओ। तो यही तो कहलाता है क्या, एडाप्टेशन, ठीक है। यहाँ की जलवायु भी अलग है, ठस बुद्धि वाले लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। कर रहे हो ना एडजस्ट, के नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज क्या है, एडाप्टेशन, ठीक है। ये कहना चाहिए ह्यूमंस में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। जबकि आपने देखा होगा कि जेनेटिकल चेंजेस करके या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है, जीन्स के लेवल पर चीजों को परिवर्तित किया जाता है और फिर एडाप्टेशन के ही गुण को परिवर्तित करते हैं। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा बीटी ब्रिंजल का, उसमें एक कृत्रिम जीन डाली गई है बैसिलस थायोजेनेसिस, ठीक है। तो उससे क्या है, ऐसे क्षेत्र जहां पर वो ब्रिंजल उग नहीं रहा है वहां पर उगने लगे, ऐसे बीटी कॉटन जहां पर बड़े रेशे वाली रुई नहीं हो रही है वहां पर उगने लगेगी। फिर हमने अभी देखा था इकोनॉमिक्स में ही कि गेहूं की या ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ था, ऐसे बीज बनाए गए थे जो बहुत ही कम संसाधनों का प्रयोग करके बहुत अच्छी फसल दें, बनाए गए थे ऐसे बीज के नहीं। तो इनको जेनेटिकल लेवल पर चेंज किया गया था कि नहीं किया गया था, और जेनेटिकल लेवल पर जब इसमें परिवर्तन किया गया तो इनमें इस प्रकार के गुण विद्यमान हो गए। अर्थात हर चीज किस पर निर्भर कर रही है, सेल्स पर, क्योंकि जीन्स कहाँ उपस्थित हैं, सेल्स में, न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, जैसे चावल है तो चावल के लिए तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पानी इस सागर वगैरह में नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम इसके जेनेटिकल लेवल में चेंज कर दें तो इसका एडाप्टेशन का जो गुण है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो वो सागर में भी होने लगेगा, बिना पानी के भी होने लगेगा, बहुत कम सिंचाई की मात्रा में भी होने लगेगा। तो किसी भी जीव की ये जो क्वालिटी है वो क्या कहलाती है, अनुकूलन या एडाप्टेशन। अर्थात जीवों में यह क्षमता होती है कि वे जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए अपनी संरचनाओं एवं कार्यों में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति यूएसए जाता है तो यहाँ की टाइमिंग्स और वहाँ की टाइमिंग्स में लगभग 12 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो उसकी देखो, हम सबके शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, आप अलार्म नहीं भी लगाओ तो भी, ईमानदार हो खुद के प्रति, तो सुबह से नींद खुल जाएगी आपकी बिना अलार्म के, क्योंकि आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरीके से काम करने लगी है। अब यही क्लॉक इंडिया के हिसाब से सेट है, आप यूएसए जाओगे तो क्या होगा, वहां का पूरा टाइम टेबल गड़बड़ाया हुआ है, और तुम्हारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक इंडिया के, तो हफ्ते 10 दिन तो वो सेट ही नहीं हो पाता, ठीक है। फिर धीरे 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 वहां की टाइमिंग के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। यही चीज क्या कहलाती है, एडाप्टेशन, ठीक है। इसके बाद है संवेदनशीलता, और संवेदनशीलता क्या है, वही चीज सेंसेस, सुनना, ठीक है। इनहेल कर रहे हो आप चीजें, मतलब स्मेल ले रहे हो किसी चीज की, आंखों से दिखाई दे रहा है, ठीक है। जीभ जो है वो चीजों को टेस्ट कर रही है, तो यह सब चीजें क्या है, संवेदनशील। त्वचा जो है वो स्पर्श को सेंस कर लेती है, ये चीज क्या कहलाती है, संवेदनशीलता, ठीक है। तो जीव संवेदनशील होते हैं, वे वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं तथा उसके अनुसार अपने को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे अंदर सेंसेस की कमी हो, सेंस हो ही ना, तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ पाएगा कि पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, तुम पानी में भीगते चले जाओगे। कभी सोचा इन बातों के लिए, ठीक है। तो ये संवेदनशीलता का जो गुण है
वो भी सिर्फ किसका गुण है? जीवधारियों का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्सर्जन। ठीक है, तो सभी जीवधारियों द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक अम्ल आदि बाहर निकाले जाते हैं। सजीवों द्वारा संपन्न हुई यह क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो जब हम श्वसन कर रहे हैं तो श्वसन में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर करता है, तो उन दोनों चीजों को बोला जाता है क्या? उत्सर्जन। फिर जीवधारियों का आखिरी गुण क्या होता है? जीवन चक्र। ठीक है, और जीवन चक्र मीन्स लाइफ साइकिल। जैसे इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार एक एवरेज भारतीय की एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 65 ईयर्स की है। ठीक है, मतलब सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारा जो जीवन है वो 65 वर्षों का है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पूरा जीवन चक्र। सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, हमारा जीवन धर्म के अनुसार तो उस समय माना जाता है जब हमारा, कहना चाहिए, धरती पर अवतरण हो गया है, लेकिन बायोलॉजिकली हमारा जन्म तो उसी समय हो गया है जब हम अपनी अपनी माताओं के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में उपस्थित हुए थे। ठीक है, तथा पोषण, वृद्धि और संतान उत्पत्ति के बाद वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, संतान वृद्धि कर पुनः इसी जीवन मरण के चक्र को पूरा करती है। ठीक है, एक पीढ़ी ने यही चक्र पूरा किया, फिर उनकी संतानों ने ही ये चक्र पूरा किया, और अपने जैसे बहुत सारे जीव बनते चले गए। कछुए का जीवन लगभग 200 से 300 वर्ष का होता है, पीपल के वृक्ष का 200, साइकस का 500 से 1000 वर्ष का, और सिकोया वृक्ष का 800 से 1500 वर्षों का जीवन होता है। इतना अपन ने कल पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं आधुनिक जीव विज्ञान के विभिन्न कॉन्सेप्ट की। ठीक है, आज की जो बायोलॉजी है उसमें ये कॉन्सेप्ट तो है ही, इनके अलावा बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी जुड़ गए हैं। ठीक है, जिसके अनुसार सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कौन सा? जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब ये जीवोत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, कैसे समझेंगे हम इसके लिए जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को? जीवन शुरू कैसे हुआ है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? वैज्ञानिक अब देखो, बेसिक नॉलेज तो हो गया ना प्रोटोप्लाज्म वगैरह से रिलेटेड। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीव पदार्थ की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ के संगठन में क्रमिक विकास से हुई है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, देखो भाई, जैसे किसी भी कोशिका के अंदर जो लिक्विड है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब भी जस्ट देखा था अपन ने, और प्रोटोप्लाज्म कैसे बना हुआ है? ठीक है, तो वो जो गाढ़ा तरल और रंगहीन पदार्थ है उसका संगठन क्या है, वो कैसे बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, अकार्बनिक पदार्थ। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट सजीव है कि निर्जीव है? कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप में सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। प्रोटीन्स निर्जीव है। विभिन्न प्रकार की अकार्बनिक अम्ल सजीव के निर्जीव? निर्जीव। इसके अलावा जो भी अन्य पदार्थ या H2O, वाटर का जो कंटेंट है साइटोप्लाज्म में, वो सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव। तो इन वैज्ञानिकों का मानना सही है कि गलत कि सजीव की उत्पत्ति कहां से हुई है? निर्जीव चीजों से। सही है ये कि गलत है? एकदम सही है कि सजीवों की उत्पत्ति ही कहां से हुई है? निर्जीव चीजों से। लेकिन तुम याद करो, कल अपन ने ये चीज देखी थी कि पृथ्वी पर जब जीवन शुरू हुआ था उस समय जो वातावरण की कंडीशंस थी, क्या वो कंडीशन आज भी है? नहीं है। इसीलिए आज से लगभग
मतलब बिग बैंग की घटना के बाद लगभग 10 अरब वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और कहाँ हुई थी? आदि सागरों में। पढ़ा था अपन ने, आदि सागरों में समुद्र के अंदर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, कल ही देखा था अपन ने। उस समय की जो कंडीशन थी वो कंडीशन ऐसी थी कि निर्जीव चीजों से जीवधारियों का सृजन हो सकता था। आज की जो कंडीशन है, आज की कंडीशन ऐसी नहीं है। पूरा वायुमंडल परिवर्तित हो चुका है। आज सिर्फ और सिर्फ पुरानी जो कोशिकाएं हैं उनसे सिर्फ नई कोशिकाएं बन सकती हैं। आज की कंडीशन ये नहीं रह गई है कि निर्जीव वस्तुओं का यूज करके सजीव वस्तुओं को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, आज जितना भी चेंजेस हो रहे हैं या जितनी भी नई प्रजातियां आती जा रही हैं, ये सभी पुरानी कोशिकाओं के संयोजन से ही आ रही हैं। जीवोत्पत्ति का सिद्धांत यही हमको बताता है कि पुराने समय में, मतलब जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तब वायुमंडलीय कंडीशंस ऐसी थी कि निर्जीव वस्तुओं का यूज करके सजीव चीजों की उत्पत्ति हो रही थी। लेकिन आज की वायुमंडलीय कंडीशन ऐसी नहीं है। आज सिर्फ पुरानी कोशिकाओं का यूज करके ही नई कोशिकाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब कहोगे सर वो कोरोना तो आ गया था, वो भी तो नई कोशिका है, वो वायरस है। और कहीं ना कहीं उसमें जो आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि वायरस में सिर्फ आरएनए ही होता है, डीएनए नहीं होता, उसमें जो आरएनए है वो पुराने किसी वायरस से ही लिया गया है। याद करो, इनकी एक फैमिली है, ठीक है, सार्स हो, ठीक है, वो भी इसी फैमिली का हिस्सा है, कोविड-19 भी इसी फैमिली का हिस्सा है। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, पहले से ही ये वायरस एक फैमिली के रूप में उपस्थित था। ठीक है, मतलब कोई नई चीज अब नहीं बन सकती। जो भी परिवर्तन होना है वो जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं हैं उन्हीं के इंटर रिलेशन से परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि जीव पदार्थ की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ के संगठन में क्रमिक विकास से हुई है। ऐसा माना जाता था कि जो पुराने निर्जीव पदार्थ है उनके क्रमिक विकास से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा रासायनिक उद्विकास या केमिकल एवोल्यूशन के लिए आवश्यक वातावरणीय दशाएं पृथ्वी पर अब नहीं है। उस समय थी जब सेल बनी थी ना, निर्जीव पदार्थों का यूज करके जब सबसे पहली कोशिका बनी थी महासागरों के अंदर, उस समय ये कंडीशंस विद्यमान थी। लेकिन आज ऐसी कोई भी कंडीशन विद्यमान नहीं है। ठीक है, अरबों साल पहले आदि पृथ्वी पर थी, मतलब अरबों साल पहले ये सारी कंडीशन पहले हुआ करती थी। आज ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। वर्तमान दशाओं में पृथ्वी पर नए जीवों की उत्पत्ति केवल पहले से विद्यमान जीवों से ही हो सकती है। मतलब आज अगर कोई भी नया जीव बन भी रहा है पृथ्वी पर, तो वो पहले से उपस्थित जो जीव है उसी से बनेगा। कोई नया जीव निर्जीव पदार्थों का प्रयोग करके नहीं बन सकता। वर्तमान विषाणुओं के हम चाहे सूक्ष्मतम जीव माने या ना माने, इनकी उत्पत्ति भी पहले से विद्यमान विषाणुओं से ही हुई है। जैसे हमने बताया था अभी कोविड-19 का, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये नया वायरस है, नया वाया कुछ नहीं है, पहले से ही विद्यमान वायरस से ही ये बना हुआ है। आ रही है बात समझ में? मतलब अब कोई नया जीव नहीं बन सकता। ठीक है, अगर बनेगा भी तो वो किसी न किसी पुराने जीव का प्रयोग करके ही बनेगा। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेडी ने प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर दिया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, निर्जीव वस्तुओं से नहीं है। पहले तो ये कंडीशन थी पृथ्वी पर कि जीव की उत्पत्ति हो सकती है किससे? निर्जीव वस्तुओं से, लेकिन आज ये कंडीशन नहीं है। विभिन्न वैज्ञानिक भी इसका प्रमाण दे चुके हैं कि अब अगर पृथ्वी पर कोई नया जीव आता भी है तो वो किसी पुराने जीव से ही उत्पन्न हुआ होगा, किसी नए जीव से उत्पन्न नहीं। क्लियर है? इस सिद्धांत को कहा जाता है क्या? जीवोत्पत्ति का सिद्धांत।
ठीक है, तो बताओ भाई क्या समझ में आया जीवोत्पत्ति के सिद्धांत से तुमसे? अ, हाँ, तुम तो बताओ क्या समझ में आया। तुम्हारी गलती सबसे बड़ी यही होती है, तुम सीधे, हम तो देखो हम समझा रहे हैं तुम्हारे लिए, इसलिए हमको पूरा बताना पड़ता है। तुम अपनी थिंकिंग रखा करो कि तुम 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में इसको कैसे लिखोगे। तो जीवोत्पत्ति का सिद्धांत यही है कि अब किसी भी नए जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से नहीं होगी, पहले से ही उपस्थित जीवों से ही नए जीव बनेंगे, खत्म हो गया। ये सिद्धांत कहलाता है क्या? जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। अब इसके बाद कोशिका मत या सेल थ्योरी। अच्छा, आपने चेक किया होगा बहुत सारी किताबों में ऐसा दिया होता है कि बायोलॉजी की शुरुआत यहीं से करते हैं, स्लाइडेन और श्वान से, और फिर कोशिका का ढांचा बताया, वही बायोलॉजी होती है। ठीक है, बायोलॉजी एक्चुअल में शुरू यहाँ से होती है कि आप सबसे पहले ये फर्क तो देखो कि निर्जीवों में क्या गुण होते हैं और सजीवों में। फिर उसके बाद जो अलग अलग मत आजकल चलने लगे हैं, उनमें से एक मत है कौन सा? कोशिका मत। कि हमारा शरीर कैसे बना है? कोशिकाओं के संयोजन से हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो यह सिद्धांत किसकी देन है? श्लाइडन और श्वान नाम के दो वैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार सारे जीव, चाहे भले वे जंतु हों, पादप हों, जीवाणु हों या बैक्टीरिया हों। अब जंतु और पादप में फर्क तो जानते ही होंगे, जीवाणु हो या बैक्टीरिया हो। ये गलत लिख दिया, जीवाणु बैक्टीरिया में फर्क होता क्या? अरे बैक्टीरिया को ही बोलते हैं क्या? जीवाणु। इसका मतलब यह है बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो। ठीक है, सभी चीजें काय की बनी हुई हैं? एक या अधिक कोशिकाओं और इनसे उत्पादित पदार्थों का बना होता है। ठीक है, तो कोई भी जीव है उसका शरीर काय का बना हुआ है? कोशिकाओं का, सेल्स का उसका शरीर बना हुआ है। नई कोशिकाएं केवल पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से बन सकती हैं। ये वही देखो यहां पर यूज हुआ कोशिका मत का कि नहीं। ठीक है, कि जो नई सेल्स हमारे शरीर में बन रही हैं वो पहले से ही उपस्थित सेलों से उनका विकास होता है। समस्त कोशिकाओं की भौतिक संरचना, रासायनिक संगठन एवं मेटाबॉलिज्म में एक मूल समानता होती है तथा किसी भी बहुकोशिकीय जीव का जीवन इसके शरीर की समस्त कोशिकाओं की क्रियाओं के योग ही होता है। ठीक है, जैसे ये अपन सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले एक कोशिका होती है। ठीक है, एक कोशिका से, जैसे जब कहना चाहिए कोई भी शिशु अपनी माता के गर्भ में आता है तो किस रूप में आता है? जायगोट, युग्मनज। ठीक है, अंडाणु और स्पर्म्स के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या? युग्मनज या जायगोट। वही जायगोट कन्वर्ट होता है सेल में, और वही सेल्स में माइटोसिस की क्रियाएं लगती हैं। अभी अपन सब पढ़ेंगे माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस की क्रिया से धीरे 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 वो मल्टीप्लाई होती हैं सेल्स। ठीक है, और सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं तो गर्भ में ही शिशु धीरे धीरे बनता रहता है। आ रही है बात समझ में? सभी प्रकार के, अकेले मनुष्यों में नहीं, सभी प्रकार के जीवों में जीव की उत्पत्ति एक कोशिकांग से ही होती है, और वो कोशिकांग और कुछ नहीं है, क्या है? हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जायगोट। ठीक है, यही समझा रहे हैं कौन? श्लाइडेन और श्वान। कि आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो एक्चुअल में कोशिका के मेटाबॉलिज्म का ही परिणाम है। अभी बताया था तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें भूख नहीं लगी है, तुम्हारी कोशिकाओं को भूख लगी हुई है, उनको ग्लूकोज की आवश्यकता है।
इसलिए तुम्हें खींच मच रही है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो जीव भले ही कितना भी भीमकाय क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी कोशिकाओं का संचालन से ही उसके शरीर का संचालन होता है। ठीक है, ये सिद्धांत कहलाता है क्या? कोशिका मत या सेल थ्योरी। किसकी देन है ये? स्लाइडेन और श्वान की। ठीक है, फिर है जैव विकास मत। ये भी वही सेम सिद्धांत है। कोशिकाओं के संयुक्त होने से ही जीवों का शरीर बढ़ता है, जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। प्रकृति में आज विद्यमान विविध प्रकार के जीवों में से किसी की भी नवीन सृष्टि नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी नए प्रकार से नहीं बना है, नवीन सृष्टि किसी भी जीव की नहीं हुई है। इन सब की उत्पत्ति किसी न किसी समय रचना में अपेक्षाकृत सरल पूर्वजों से ही हुई है। अभी जैसे साइंस कह रही है कि हम ह्यूमंस हैं, इसके कुछ वर्षों के बाद सुपर ह्यूमंस आने वाले हैं। ठीक है, और सुपर ह्यूमंस क्या होंगे? उनका ब्रेन हमसे काफी ज्यादा तेज होगा। तो हम कहलाए क्या? सरल पूर्वज। और हमारे उत्तराधिकारी और ज्यादा, कहना चाहिए एडवांस टाइप के होंगे। ठीक है, और ये कुछ नहीं है। आप देखो जरा, छोटे छोटे बच्चे ABCD लिखना नहीं आ रही, यूट्यूब चला लेगा वो। उसको ये मालूम है कि यार यहाँ माइक बना हुआ है, इसे सर्च करके बोल दो कुछ। समझ रहे हो? और पिताजी लोगों को नहीं आता। तो ये एडवांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही और आगे की जनरेशन में जो मानव आएंगे वो क्या होंगे? सुपर ह्यूमंस। तो हम लोग उनके सामने क्या हो गए? सरल मानव। इसीलिए कहना चाहिए कि किसी भी जीव की जो उत्पत्ति है वो एकदम से नहीं होगी, नए रूप में नहीं होगी। पुराने सरल जीवों से ही कोई ना कोई जीव बना होगा। उसको बोला जाता है क्या? जैव विकास। समझ रहे हो? अब जीन मत या जीन थ्योरी। कॉन्सेप्ट तो हम आज शुरू कर दें, आज लिख लोगे, घर भग जाओगे अपने। ठीक है, लेकिन बेस कभी तैयार नहीं होगा बायोलॉजी का। अगर ऐसा बेस तैयार करते करते आगे बढ़ोगे तो इसके बाद तुमको बायो नहीं छूना पड़ेगी कभी, बस रिवाइज करते चलो। अपन ने कितने मत पढ़े? सबसे पहले जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, ये क्या कहता है? निर्जीव वस्तु से बना था उस युग में, आदि काल में, अब नहीं बन सकता। अब सिर्फ क्या होगा? पुराने जीवों से ही नए जीव बनेंगे, क्योंकि अब वो वातावरणीय दशाएं नहीं रह गई हैं कि निर्जीव पदार्थों का यूज करके कोई सी नई कोशिका सृजित हो। कोशिका मत, सेल थ्योरी, हमारा पूरा शरीर सेल से बना है और सेल के मेटाबॉलिज्म से ही हमारा शरीर संचालित होता है। जैव विकास मत क्या है? पुराने सेल से हो जाती है। अब जीन मत, जो भी हमारे शरीर में कहना चाहिए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, आनुवांशिक जो कहना चाहिए गुण होता है हमारे शरीर में, उस आनुवांशिक गुण का वाहक होती है क्या? जीन्स। ठीक है, कैरियर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, कैसे? जैसे समझना, दादाजी के बाल घुंघराले थे, ठीक है, पिताजी के नहीं हुए, तुम्हारे हो गए घुंघराले। तो मे बी पॉसिबल पापा के ऊपर दादी की जीन्स डोमिनेट कर गई, दादी वाले गुण उनमें आ गए। ठीक है, लेकिन दादाजी वाले गुण भी हैं, लेकिन दादाजी वाले गुण जो हैं उनके शरीर में झलके नहीं। अब वही गुण तुम्हारे शरीर में आए तो तुम्हारे शरीर में जो है तुम्हारे बाल घुंघराले हो गए और तुम हूबहू जो है अपने दादाजी को रिसेंबल करने लगे। आ रही है बात समझ में? और हो सकता कि ये गुण जो है 2-3 पीढ़ी ना आए, उसके बाद फिर आने लगे। जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे को या आप स्वयं को, तो आप कभी कभी जो है पिताजी को रिसेंबल करते होगे, तो कभी कभी माताजी को रिसेंबल करते होगे। ठीक है, एक बच्चे के चेहरे कई बार बदलते हैं। जब वो पैदा होता है तो उसका चेहरा बिल्कुल अलग होता है, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता तो फिर चेहरा बदल जाता है,
फिर थोड़ा बड़ा और होगा, फिर उसके कहना चाहिए चेहरे जो हैं बदलते रहेंगे। देखना कभी किसी बच्चे को बड़ा होते हुए, ठीक है, जब वो पैदा होगा तो उसका चेहरा कुछ और होगा, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसके चेहरे में फेशियल एक्सप्रेशंस में परिवर्तन आता जाएगा। एग्जैक्टली जब वो कहना चाहिए 7 to 8 ईयर्स का होगा, फिर आप बता सकते हो कि वो किसके जैसा लगता है। ये सब जेनेटिकल चेंजेस है। मतलब कहना चाहिए कि उसका शरीर भी डोमिनेट कर रहा है इस बात को कि कभी कोई सी जीन्स जो है एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, फिर कोई दूसरी जीन उसको डोमिनेट कर रही है, वो एक्टिवेट हो रही है। ये गतिविधि लगातार चलती रहती है शरीर में। इसी को कहा जाता है क्या? जीन मत। पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षण संतानों में कैसे जाते हैं? सब किसके कारण जाते हैं? जीन्स। और जीन्स क्या कहा है, पहले इससे इमेज से समझते हैं अपन। यह है सेल, ठीक है, सेल के अंदर उपस्थित है ये क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये जो आप आकृति देख रहे हो क्रॉस वाली, ये क्या है? क्रोमोसोम। क्लियर कर लेना दिमाग में। अगर ये बेस तुम्हारा तैयार हो गया तो सेल स्ट्रक्चर में तुमको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, जो अपन कल से चालू कर रहे हैं। सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित है क्या? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का सिर्फ तुम इतना सा क्षेत्र उठाओ, इतना सा क्षेत्र उठाओ तो ये स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रैंडेड, गोल गोल कॉइल्स में है, दिख रहा है? अब ये जो कॉइल्स है ना, इस कॉइल्स के अंदर ये जो चीज आप देख रहे हो, एक आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, एक पिंक, फिर एक ब्लू, ग्रीन, फिर कहना चाहिए बैगनी, और फिर ब्लू। ये न्यूक्लियन कोडिंग है, या न्यूक्लियोटाइड की कोडिंग है, ठीक है। 4 प्रकार के ये तत्व होते हैं। कौन कौन से, किसी को मालूम है? एडेनाइन, ग्वानाइन, सॉरी, वेरी गुड, एडेनाइन, ग्वानाइन और थाइमिन और साइटोसिन। बस इसका खेल है तुम्हारा शरीर, और कुछ भी नहीं है। इसी का खेल है। ये 4 तत्व है, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन और साइटोसिन। इनके कोड से बनता है क्या? डीएनए, ठीक है। सेल है, कोई भी सेल उठा लो, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होगा क्या? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का हिस्सा होती है क्या? जीन्स, ठीक है। अभी भी जीन्स मतलब क्रोमोसोम का ये वाला जो हिस्सा है, जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मतलब कॉइल्स। इसका एक पार्ट होती है क्या? जीन। ये वाला, जैसे इसको ले लो, ये पार्ट हो गया क्या? जीन, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वाला, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? डीएनए, ठीक है। ये पूरा हिस्सा क्या हो गई? जीन। और इसका स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल है, ऐसा जो दिख रहा है, वो कहलाता है क्या? डीएनए। और डीएनए के अंदर कोडिंग होती है एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए के अंदर इसकी कोडिंग होती है। कौन कौन से 4 तत्व है? एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन और साइटोसिन। बस इसका खेल है। ये 4 तत्व अलग अलग प्रकार से कंबाइन होते हैं, ठीक है, और कहना चाहिए कि चीजों का विकास होता जाता है, ठीक है। और यही जो जीन है, ये वाहक होता है किसका? आनुवांशिक लक्षणों का। और यही सिद्धांत कहलाता है क्या? जीन मत या जीन थ्योरी। इसके लिए चार्ल्स डार्विन ने अपने सर्वजनन मत या थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस में कहा कि माता पिता के शरीर का प्रत्येक भाग अति सूक्ष्म नमूने या प्रतिरूप बनाता है, ठीक है।
माता पिता के शरीर का प्रत्येक भाग, उनके शरीर में भी हर पार्ट्स में क्या होंगी, सेल्स। तो वो अपना छोटा छोटा सा मॉडल बनाता रहता है, जो अंडाणु और शुक्राणु में समष्ट होकर संतानों में चले जाते हैं। ठीक है। महिलाओं में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु। ठीक है, तो वो किस में चले जाएंगे, संतान के शरीर में। ठीक है। अब एक अन्य वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ऑगस्ट वीजमैन, ने अपने जनन द्रव्य प्रवाह मत में कहा कि देखो, इन्होंने ये बताया कि ये पूरे के पूरे लक्षण किसमें जाएंगे, संतान में। अब ये जरूरी नहीं होता, लक्षण तो दोनों के शरीर के ही संतान में पहुंचते हैं, लेकिन उसमें कौन सा लक्षण प्रभावी हो जाए, इसको कोई भी आज तक नहीं बता पाया है। कि संतान में तो पिता के भी लक्षण जाएंगे और माता जी के भी जाएंगे, लेकिन आप ऐसा कभी भी नहीं बता सकते हो कि उस संतान में कौन सा लक्षण प्रभावी हो गया। अब संतान अगर बिल्कुल माताजी जैसी है तो ये नहीं बोल सकते कि पिताजी के गुण उसमें नहीं है। वो गुण है लेकिन वो डोरमेंट अवस्था में चले गए हैं। हो सकता वो जब अपनी संतान उत्पत्ति करे उसमें वो वाले गुण आ जाए। जब ये बच्चा अपनी संतान उत्पत्ति करे तो उसमें वो वाले लक्षण आ जाए। ठीक है। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है लक्षणों का, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, जीन्स। ठीक है। और बाकी यहां पर दिया हुआ है, ये पढ़ लेना आप लोग कि कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का जो एक अंश है वो क्या है, डीएनए। और डीएनए का ही जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो संयुक्त रूप से कहलाता है जीन्स। या हम बोल सकते जीन के अंदर उपस्थित है क्या, डीएनए। और डीएनए में कोडिंग होती है 4 तत्वों की, कौन कौन से, एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमीन और साइटोसिन। क्लियर है। और इन्हीं से ही निर्धारित होते हैं किसी भी जीव के लक्षण। क्लियर है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, जीन में। इसके बाद होता है एंजाइम मत। अब बताओ भाई, जीन मत में किसी को कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आया होगा कि आनुवांशिकी का वाहक होती है क्या, जीन्स। अब किसी भी कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सारी की सारी क्रियाएं किसी ना किसी प्रकार के एंजाइम को उत्पादित करती हैं। ठीक है। तो प्रत्येक जीव कोशिका में प्रतिपल हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, लगातार कोई ना कोई क्रिया जो है चलती ही रहती है। इन्हें समूहित या सामूहिक रूप से कोशिका की उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि जो भी जैव रासायनिक क्रिया कोशिका के अंदर हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। प्रत्येक अभिक्रिया एक विशेष कार्बनिक उत्प्रेरक की मध्यस्थता के कारण सक्रिय होकर पूरी होती है। कोई भी क्रिया हो रही है, जैसे गोल्जी बॉडीज काम कर रहे हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जो एनर्जी जनरेट करता है सेल में, वो सब किसी न किसी प्रकार के एंजाइम के माध्यम से ही कार्य करते हैं। ठीक है। लाइसोसोम्स, ये सब तो कोशिकांग पहले पढ़े होंगे आपने, अभी अपन फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि समझना बहुत ध्यान से, कोशिका के अंदर अगर कोई ऐसा पदार्थ आ जाए जो कोशिका को हानि पहुंचाए, ठीक है, या कोई ऐसा पदार्थ आ जाए जिसमें विष हो, ठीक है, तो लाइसोसोम्स को पता चल जाता है, क्योंकि एंजाइम्स चेंज होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स उपस्थित होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। तो लाइसोसोम्स को पता चल जाता है कि कोई अनवांटेड पदार्थ कोशिका के अंदर आ गया, और लाइसोसोम्स के अंदर जितना भी पदार्थ होता है वो सब उगल देता है और उस विष वाले पदार्थ को समेट देता है कि वो किसी अन्य ऑर्गेनली को नुकसान ना पहुंचाए।
लेकिन इस बीच होता क्या है कि लाइसोसोम्स ने सारे पदार्थ उगल दिए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, और उसके पास यदि कुछ भी नहीं बचेगा तो वो तो ऑर्गन तो खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, आत्महत्या की थैली। लेकिन ये सारी क्रिया किसकी मध्यस्थता में हो रही है, एंजाइम्स की। फिर कोशिका फिर से क्या करेगी, नए प्रकार के लाइसोसोम्स बनाएगी और उसके लिए उसको ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी। तो मांग डिमांड करेगी ना कोशिका कि अब हमको खाने की आवश्यकता है। ये किसके माध्यम से होगा, एंजाइम्स के। इसलिए हमारे शरीर में सभी प्रकार की क्रियाओं की कंट्रोलिंग किसके पास है, एंजाइम्स के पास। इसको कहा जाता है एंजाइम मत। ठीक है। इसके बाद जैव रासायनिक अनुवांशिकी। जैव रासायनिक अनुवांशिकी, ये तो सब चीजें आप समझ ही गए होंगे कि जितना भी ये कुछ है ये सब किसकी कंट्रोलिंग में है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। एक हमारा शरीर बायोलॉजिकल प्रोसेस से संचालित हो रहा है, लेकिन उस शरीर को संचालित करने के लिए बहुत सारे केमिकल चेंजेस शरीर में हो रहे हैं। ठीक है। तो जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम, ये दो वैज्ञानिक हैं कि बहुस्वीकृत परिकल्पना, एक जीन, एक एंजाइम, एक उपापचयी अभिक्रिया। एक जीन है, मतलब देखो जैसे पिताजी के बाल घुंघराले थे, तुम्हारे बाल भी घुंघराले हुए। ये कैसे हुआ, एंजाइम्स के माध्यम से। क्योंकि ये जो जीन्स आ रही हैं, ये जीन्स विशेष प्रकार के एंजाइम्स को उत्पादित करती हैं, और जीन्स जब ये एंजाइम्स उत्पादित कर रही है तो आपका शरीर उसी प्रकार से संचालित हो रहा है। इसलिए एक जीन एक प्रकार के एंजाइम को उत्पादित करेगी और एक प्रकार की क्रिया आपके शरीर में होती जाएगी। समझ रहे हो बात के लिए? इसको कहा जाता है एक जीन, एक एंजाइम और एक उपापचयी अभिक्रिया। जीन्स तो समझ गए, जीन्स के माध्यम से लक्षण आपके शरीर में आ रहे हैं पिताजी माताजी के, और वो आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं किसके माध्यम से, एंजाइम्स के माध्यम से वो आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अनुसार जीव के प्रत्येक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षण जीनी नियंत्रण होता है। ठीक है, जीनी नियंत्रण, क्योंकि जैसे मान लो पिताजी की हाइट 6.5 फीट थी, तो आपकी भी इतने के लगभग होगी। अगर आपकी हाइट वाला जीन कहां से आ गया है, पिताजी से। ठीक है, तो जितने भी लक्षण हो रहे हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षण पर किसका नियंत्रण होता है, जीनी नियंत्रण होता है। क्योंकि प्रत्येक उपापचयी अभिक्रिया एक एंजाइम द्वारा और प्रत्येक एंजाइम का संश्लेषण एक जीन विशेष के द्वारा नियंत्रित होता है। माता पिता से अपन को जीन्स मिले, और जो लक्षण हमारे शरीर में माता के जैसे या पिताजी के जैसे हो रहे हैं वो सब जीन कर रही हैं। जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम को उत्पादित करती हैं और उन एंजाइम्स के माध्यम से लक्षण हमारे शरीर में देखे जाते हैं। ये चीज कहलाता है क्या, जैव रासायनिक अनुवांशिकी। इस लक्षण को क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अनुवांशिकी। जैविक पदार्थ हो गया जीन्स और रासायनिक पदार्थ हो गया एंजाइम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बनाना, सेल है, सेल के अंदर उपस्थित है न्यूक्लियस, उसमें उपस्थित है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है जीन, जीन के अंदर उपस्थित होता है डीएनए, और डीएनए कोडिंग होता है किसकी, 4 तत्व की, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन और साइटोसाइन। और जीन काम कैसे करते हैं, एंजाइम्स उत्पादित करते हैं। एक जीन, एक एंजाइम, एक उपापचयी क्रिया। एक जीन ने एक विशेष प्रकार का एंजाइम उत्पादित किया और उस एंजाइम के माध्यम से लक्षण तुम्हें तुम्हारे शरीर में देखने को मिलने लगे। एक जीन, एक एंजाइम, एक उपापचयी क्रिया। क्लियर है? अब विभेदक जीन क्रियाशीलता। विभेदक जीन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेना। जीन तो समझ गए ना, ठीक है। किसी भी बहुकोशिकीय जीव शरीर की समस्त कोशिकाएं युग्मनज अर्थात
जायगोट नामक एक ही कोशिका से प्रारंभ होकर बारंबार समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बनती है, इन सब में जीन समूह या जीन कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल समान होता है। ठीक है, अभी बताया था आपको, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो युग्मनज या जायगोट बनता है, और हमारा जन्म माता के गर्भ में उसी समय हो जाता है। ठीक है, किस रूप में होता है? युग्मनज या जायगोट के रूप में। ठीक है, फिर उस जायगोट में लगातार कौन सा विभाजन होता है? समसूत्रीय विभाजन। मतलब वो जायगोट अपने ही जैसी बहुत सारी सेल्स बनाता जाता है और जीव की संरचना गर्भ में होती रहती है। तो इन सब में कौन सा कॉम्प्लीमेंट जिम्मेदार हो रहा है? जीन कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वहां पर अकेले माता जी के जीन्स नहीं है, पिताजी के भी हैं साथ साथ में। अतः बीडल और टैटम के उपरोक्त परिकल्पना के अनुसार तो एक शरीर की सारी कोशिकाएं रचना क्रिया में समान होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वास्तव में क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो शिशु जन्म लेता है उसके कुछ लक्षण माता से मिलते हैं, कुछ लक्षण पिता से, या उनके कॉम्बिनेशन के रूप में वो कभी कभी दिखाई देता है। ठीक है, यहीं पर लगता है क्या? विभेदक जीन क्रियाशीलता। मतलब कुछ लक्षण उसमें खत्म हो जाएंगे और कुछ लक्षण जो हैं दिखाई देने लगेंगे। आंख, नाक, यकृत, वृक्क, हड्डी, त्वचा, कान आदि शरीर के विविध अंग और प्रत्येक अंग के विविध भाग रचना और कार्यकी में असमान होते हैं। बताओ आप, आंखों में जो कोशिकाएं होंगी, जैसी कोशिकाएं होंगी, जरूरी थोड़ी कि कानों में भी वैसी कोशिकाएं हों। तो ये सारी की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होती हैं कि नहीं होती? समान होती हैं क्या? हर बॉडी ऑर्गन की कोशिकाएं अलग प्रकार की होती हैं। एक ही जीव शरीर की सारी कोशिकाओं में समान जीन समूह होते हुए भी इनके बीच परस्पर इतने विभेदीकरण का कारण यह होता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन समूह के कुछ अंश ही सक्रिय होते हैं, शेष अंशों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखो, कोशिकाएं तो सब एक जैसी ही होती हैं, लेकिन कुछ लक्षण अलग अलग होंगे। आंखों में जो कोशिकाएं होंगी जरूरी नहीं है कानों में भी वैसी ही कोशिकाएं, लेकिन उनका विकास बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ठीक है, यही ईश्वर की देन मानी जाती है। ये आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि डिवीजन कौन सा हो रहा है? समसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय का मतलब होता है एक जैसे क्रोमोसोम्स कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। अभी इस लेवल पर इतना ही समझो। अगर समसूत्रीय विभाजन से कोशिकाएं बन रही हैं, माइटोसिस से कोशिकाएं बन रही हैं, तो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स एक जैसे होना चाहिए, लेकिन सब अलग अलग है। और अलग अलग क्यों है? तो इसका कहना चाहिए कारण है विभेदक जीन क्रियाशीलता। विभेदक जीन क्रियाशीलता का मतलब है कि कहीं पर कुछ जीन्स अपना असर दिखाती हैं तो कुछ जीन्स अपना असर नहीं दिखाएंगे। कोशिकाएं तो एक जैसी बनी है, संरचना आंखों की कोशिका की भी वैसी होगी जैसी कानों की कोशिका की है, लेकिन लक्षणों में फर्क होगा। यहाँ पर आंखों से जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जीन्स कुछ अलग प्रकार के होंगे, जीन्स एक जैसे ही होंगे, लेकिन एक्टिविटी जो जीन्स की है वो आंखों की जीन्स की अलग होगी और कानों की जीन्स की अलग होगी। समझ रहे हो बात के लिए? अलग अलग प्रकार के जीन्स अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं। जहां पर जिस लक्षण की जरूरत होती है वही लक्षण प्रकट किया जाता है, अन्य कोई लक्षण प्रकट नहीं होता। इसे कहा जाता है विभेदक जीन क्रियाशीलता। क्या बोलते हैं इसे? विभेदक जीन क्रियाशीलता। इसके बाद होता है समस्थैतिकता। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर ही ले रहे। समस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस। ठीक है, सफल जीवन के लिए जीवों में अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होकर इन्हीं के अनुसार अपने शरीर की कार्य की व उपापचय में आवश्यक परिवर्तन करके
शरीर एवं अंतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है, उसे ही कहा जाता है क्या? समस्थैतिकता। जैसे हम कई बार बोलते हैं लेक्चर्स में अपने कि अगर तुम आज जो है पश्चिमी देशों में जाकर रहने लगो तो तुम्हारी छठवीं पीढ़ी जो होगी ना, उसके बाल ऑटोमेटिकली येलो होने लगेंगे, त्वचा का रंग जो है उसका बिल्कुल फक्क सफेद होने लगेगा। कारण क्या है? जीवों में ये चीज होती है, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाने की एक्टिविटी। इसी चीज को कहा जाता है समस्थैतिकता। आ रही है बात समझ में? हम बहुत जल्दी स्वयं को वातावरण के अनुसार ढाल देते हैं। क्यों? हमारे यहाँ तो कितने सारे सीजन्स आते हैं, हर सीजन्स में हम स्वयं को वातावरण के अनुरूप ढालते हैं कि नहीं? उसी चीज को कहा जाता है क्या? समस्थैतिकता। सेंसिटिविटी के आधार पर ही आप एडाप्टेशन करते हो। अगर आपको सेंसेस नहीं हो तो एडाप्टेशन भी नहीं होगा। आपको हवा लग रही है या कहना चाहिए ठंड लग रही है, तो आपको सेंस हो रहा ना हवा का कि भाई वायुमंडल में बहुत ठंडी हवा चल रही, तो आपने क्या किया? चादर ओढ़ लिया या शॉल ओढ़कर बैठ गए। तो सेंस ऑर्गन के माध्यम से ही आप एडाप्टेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर त्वचा पर गीलापन फील ना हो तो आप रेनकोट पहनोगे ही नहीं, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं हो रहा है, त्वचा का सेंस ही काम नहीं कर रहा। ये चीज कहलाती एडाप्टेशन का आधार होता है क्या? सेंस है। समस्थैतिकता, एक जीव अगर एडॉप्ट करे तो उसको सिर्फ एडाप्टेशन बोलेंगे, लेकिन जब जीवों में सभी प्रकार की प्रजातियां, चाहे भले वो जंतु जगत में हो, पादप जगत में हो, या फिर बैक्टीरियाज हो या कुछ भी हो, अगर ये सामूहिक रूप से या ये वाला लक्षण अगर सभी प्रकार के जीवों में पाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम समस्थैतिकता। अगर ये लक्षण सभी जीवों में पाया जा रहा है या बहुत सारे जीव साथ में एडॉप्टेशन कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम समस्थैतिकता। अगर एक या दो जीव कर रहे हैं तो वो एडॉप्टेशन, और सामूहिक रूप से अगर ये चीज लागू होती है तो उसको बोलेंगे हम समस्थैतिकता। क्लियर है? इसकी खोज क्लॉडी बर्नार्ड ने की थी, अतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को वॉल्टर बी कैनिन ने समस्थापन या समस्थैतिकता अर्थात होम्योस्टैसिस कहा है। क्लियर है? एडाप्टेशन इसका छोटा कॉन्सेप्ट है कि वातावरण में परिवर्तन के अनुसार जीव जो है अपने अपने आप को ढाल लेता है। उसका बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया क्या? समस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस। क्लियर है? ये है क्या? विभिन्न लक्षण किसके? लिविंग बींग्स के नहीं, जो आधुनिक जीव विज्ञान है उसके लक्षण है। ठीक है, जल्दी से एक बार इनको देख लो। संगठन का सिद्धांत क्लियर हुआ। ठीक है, हम किसका परिणाम है? बहुत सारी कोशिकाओं के संगठन का। फिर जीवोत्पत्ति का सिद्धांत क्लियर है। उसके बाद कोशिका मत क्लियर है, स्लाइडेन और श्वान। जैव विकास का मत, हमारा विकास कैसे हुआ है? कोशिकाओं के संयोजन से। जीन मत क्लियर है, आनुवांशिकी का वाहक क्या हो गया? जीन। ये जो सेल थ्योरी और नीचे इसकी तरह और ये जैव विकास मत है, इसमें भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट। लेकिन अलग अलग है। सेल थ्योरी बेस है, ठीक है, उस बेस को आगे बढ़ाया गया है किसमें? जैव विकास मत में। सेल थ्योरी जब दी गई थी तो ये एक जीव के लिए दी थी, बाद में पता चला कि सभी जीव जो हैं ऐसे ही बने हैं, तो उसको कहा गया क्या? जैव विकास मत। ठीक है, जीन मत क्लियर। अब जीन मत और एंजाइम मत में भी कोई अंतर नहीं है। जीन मत आधार है। हमें इतना पता चल गया कि जीव का विकास किससे हुआ है? जीन से। ठीक है, लेकिन जीन कैसे काम करती है? एंजाइम से, तो उससे बन गया क्या? एंजाइम। फिर जैव रासायनिक मत,
एक जीन, एक एंजाइम और एक उपापचयी क्रिया, ये कहलाता है क्या? जैव रासायनिक अनुवंशिक। विभेदक जीन क्रियाशीलता क्लियर है, समस्थैतिकता क्लियर, ठीक है।